क्या ये सच है कि चॉकलेट खाने से बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है या ये एक मिथ है? ये 100% सच है और इस पे कुछ स्टडीज इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं कि डार्क चॉकलेट से ज़्यादा होता है कि मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा होता है। सेम कि ज़्यादा मेकअप लगाने से भी एक्ने एग्रीवेट होता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि बहुत बेस्ट क्वालिटी, बहुत बेस्ट ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव मेकअप हम लगा रहे हैं, इससे तो एक्ने नहीं हो सकता। मैंने फ्रेश मेकअप लिया तो भी एक्ने हो रहा है। ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करने से इट कैन हार्म आवर स्किन। मैं लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बार लेबल ज़रूर देखें। बहुत से टीनेजर्स इंस्टाग्राम देख के बहुत कुछ लगाने लगते हैं। ट्रेंड बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, दैट इज कोरियन ग्लास स्किन। कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट हम टारगेट करते हैं बिल्कुल क्लियर, रेडिएंट और हाइड्रेटिंग स्किन। ओवर इंटरवीन्ड होता है, थोड़ा ओवर ट्रीटेड होता है। कोरियन ग्लास स्किन, देयर इज दिस वन की इंग्रेडिएंट जो ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, दैट इज राइस। तो नो डाउट इट इज वर्किंग, बट ऐसा कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि जैसे सुपर फूड है स्किन के लिए। तो ऐसा कोई है स्पेसिफिक होममेड रेमेडी जिससे आई कैन गेट नेचुरली ग्लोइंग? एज अ स्किन स्पेशलिस्ट ना होम रेमेडीज गाली लगता है। सो देयर इज नो दादी का नुस्खा जिसके साथ यू गो बाय। नो वन मैजिक मिरेकल पोशन। तो अगर कोई बड़ा इवेंट हो एंड उससे पहले पिंपल ब्रेकआउट आ जाए, सभी लोगों को लगता है वेडिंग है, मैरिज है, इवेंट है, उससे पहले एक एक्ने जरूर आएगा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ स्पॉट एंटी एक्ने जेल्स आते हैं। आप टीनेजर्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्किन केयर टिप शेयर कीजिए। आप अपनी डाइट लॉग रखें। हेल्दी, ग्लोइंग, क्लियर स्किन किसको नहीं चाहिए? हम सभी अपने स्किन केयर रूटीन में रोज एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं टू गेट वन स्टेप क्लोजर टू आवर स्किन गोल। मगर नोइंग द डूज एंड डोंट्स ऑफ स्किन केयर, एक्ने प्रॉब्लम्स, कब कौन सा प्रोडक्ट यूज करें और कब डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ये सब अक्सर लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट स्किन हेल्थ एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर अमन शर्मा को, हु इज एन MBBS and DNB trained in dermatology. He also has fellowship in skin lasers and skin surgeries from Singapore on one hand, and on the other hand he has a certification in naturopathy and therapeutic yoga. Hello sir, कैसे हैं आप? आई एम गुड। So डॉक्टर शर्मा, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और आयुर्वेदा और योगा को भी रिकमेंड करते हैं जी। ये दो चीजें साथ में कैसे? से दिस इज बीन माय पैशन। ये दोनों का मेल हमारी कुछ फैमिली से भी चल रहा है। मेरे ग्रैंडफादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मेरे फादर वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं। सो मैं दोनों को साथ देखते देखते ही बड़ा हुआ और साथ ही साथ मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद नेचुरोपैथी में सर्टिफिकेशन लिया, योगा में योगा सीखा और पेशेंट्स को हमेशा से ही मुझे लगता था कि सिवाय मेडिसिन के भी बहुत कुछ ऐसा है जो इलाज के लिए आवश्यक है। तो दोनों को साथ मिला के सेफली और साइंटिफिकली चलाने की कोशिश करी और पिछले 15 साल से वही चल। So you've been part of all these pairs, allopathy, traditional medicine and yoga as well. Yes. In current times स्किन केयर एंड स्किन केयर रूटीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है एंड अमंग दिस एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, दैट इज कोरियन ग्लास स्किन। Exactly. So what do you have to say about Korean glass skin and how is it going? अरुज, you're right, ये कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट बहुत बड़ा फैड और बहुत कैचअप कर चुका है और इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है और ऐसे पॉडकास्ट और रील्स का है। तो कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट एक कॉन्सेप्ट है स्किन केयर का जिसमें कि हम टारगेट करते हैं बिल्कुल क्लियर, रेडिएंट और हाइड्रेटिंग स्किन 24/7, नो मेकअप एंड नथिंग। लेकिन उसको करने के लिए बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स लोग टारगेट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से ऐसे क्रीम्स लगा रहे हैं, सोल्यूशंस लगा रहे हैं जिनका नुकसान बहुत होता है। सो वो एक ड्रीम ज़्यादा है चेज करने का। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से हम सोचें तो संभव नहीं है। उसके लिए इंटरनल ट्रीटमेंट्स भी उतने ही आवश्यक हैं। उसके लिए आप क्या खाते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, आपका डाइट, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट में कुछ एक ट्रीटमेंट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप माइक्रो नीडलिंग कराइए, स्किन बूस्टर कराइए, हाइड्रोफेशियल्स रेगुलर कराइए। सो मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा ओवर इंटरवीन्ड होता है, थोड़ा ओवर ट्रीटेड होता है स्किन कोरियन ग्लास स्किन की ड्रीम को चेज करने में।
सो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूँ। एक हेल्दी रेडिएंट अपीयरेंस रहे, स्किन का नेचुरल ग्लो रहे, और सिर्फ बाहर की ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ साथ इंटरनल ट्रीटमेंट्स भी और इंटरनल मैनेजमेंट, डिटॉक्स उतना ही ज़रूरी रहता है। With this Korean glass skin, there's this one key ingredient जो ज़्यादा limelight में आ रहा है, and that is rice. तो it's rice, आपके creams में rice starch आप घर पे भी बना सकते हो, and then people say that you can attain that glass skin, that glow 24/7. So is that true? ग्लास स्किन के लिए राइस है, स्नेल म्यूसिन है, पेप्टाइड के कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। राइस वाटर की बात करें तो राइस वाटर इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज़ रिच इन सर्टन मिनरल्स, इट इज़ रिच इन सर्टन विटामिन्स। तो राइस वाटर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पीने के लिए भी यूज़ होता है, बच्चों को भी पिलाते हैं, पेट खराब होता है तो भी राइस देते हैं। ईस्टर्न कंट्रीज़ में, ईस्ट एशिया में राइस कॉन्गी यूज़ होती है, पानी से धोए जाते हैं, राइस के पानी से बाल धोए जाते हैं, स्किन पे लगाया जाता है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो नो डाउट इट इज़ वर्किंग, बट ऐसा कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि जैसे सुपर फूड है स्किन के लिए और इससे सारा चमत्कार हो जाएगा और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो एक फैक्टर राइस वाटर, बाकी चीज़ें उसके साथ साथ ज़रूर चाहिए। तो राइस को वे टू ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्लास। सभी चीज़ों को अगर एक चीज़ को हम पकड़ें तो राइस वाटर हो गया या रेटिनॉल हो गया या AHA BHA हो गया, कोई भी आप मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, उनको वे टू ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन फंक्शन ऐसे करता है कि हमारे को एक प्रोडक्ट चाहिए, हमारे को एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए इमीडिएट, कि ये लगाया इससे ये हो गया, वो इक्वेशन नहीं बैठती है। तो एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज ना दें, ओवरऑल समझें कि हमारा स्किन में क्या क्या चीज़ें योगदान कर सकती हैं। ओके, नाउ इफ़ वी वांट कि हमारा हेल्दी नेचुरल ग्लो रहे, एंड उसके लिए हम ज़्यादा कुछ एलैबोरेट प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, बल्कि होममेड कोई रेसिपी या होममेड रेमेडी, तो ऐसा कोई है स्पेसिफिक होममेड रेमेडी जिससे आई कैन गेट नेचुरली ग्लोइंग स्किन? होममेड रेमेडीज़ के बारे में ना, ये एक अब एज अ स्किन स्पेशलिस्ट ना होम रेमेडीज़ गाली लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि होम रेमेडीज़ नहीं है। होम रेमेडीज़ बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं और बड़ी अच्छी होम रेमेडीज़ हैं, लेकिन सिर्फ होम रेमेडी एक्सटर्नल नहीं है। आप क्या खाते हैं उससे आपकी स्किन बनती है, आप कितना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, उससे आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ता है। आप कितनी शुगर खाते हैं, कितनी डेयरी खाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। आप रात को लेट नाइट खाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा खाएंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, तो भी स्किन पे नुकसान होगा। तो होम रेमेडीज़ में मेरा हमेशा एक इंडिकेशन पेशेंट के लिए रहता है कि होम रेमेडीज़ में फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल रादर दैन पैचवर्क होम रेमेडीज़। पैचवर्क होम रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एलोवेरा यूज़ होता है बर्न्स के लिए, चंदन यूज़ होता है। मैं बहुत कॉमनली बताता हूँ लोगों को कि चंदन लगा लो, बट इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप। अब कोई कफ बॉडी टाइप अगर है तो उसके लिए, और थिक ऑयली स्किन है तो उसके लिए लेमन यूज़ कर सकते हैं, या सिट्रसी खट्टी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का पित्त दोष बहुत प्रधान है, जिसको आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं, फायर एलिमेंट, और हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जैसे एक्ने कंडीशंस हैं या एक्ने रोजेशिया है, उनके लिए, या रेडनेस है स्किन पे, बॉइल्स की टेंडेंसी है, हीट रैश है, उनके लिए चंदन जैसी चीज़ें हैं। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप्स। तो मैं होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा कमेंट ना करके उसको जेनरिफाई नहीं करूँगा या ग्लोरीफाई नहीं करूँगा, और दिमाग वहाँ से हटा के वापस इंटरनल। तो कोई मैजिक पिल होम रेमेडी में राइस वाटर हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो स्पेसिफिक हैं डिजीज़ के लिए और बंदे के बॉडी टाइप के हिसाब से। So there is no दादी का नुस्खा जिसके साथ you go by. No one magic miracle potion, but yes there are many and you can use them. बहुत यूज़ है उनका घर पे करने की चीज़ों का, लेकिन वो एंडलेस है और वो मिसयूज़ ज़्यादा होता है, हम नासमझी से करते हैं। अगर आपने अपनी बॉडी और स्किन टाइप समझ लिया तो आप होम रेमेडीज़ कर सकते हो, चाहे वो ड्राइड ऑरेंज पील यूज़ करो, चाहे रोज़ यूज़ करो, चाहे रोज़ वाटर करो, चाहे रोज़ इन्फ्यूजन यूज़ करो, वो बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आपने बिना समझे बेसन लगाना शुरू कर दिया, दही लगाना शुरू कर दिया, मुल्तानी मिट्टी, अब किसी की वात इम्बैलेंस है तो वो मुल्तानी मिट्टी से उसको शायद कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला और ड्राइंग हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट एंड दैट इज़ हाउ आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स। So ऐसा कोई लेटेस्ट स्किन केयर ट्रीटमेंट है विच यू थिंक इज़ वेरी इफेक्टिव और जो काफ़ी लोगों को ट्राई करना चाहिए? बहुत से नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे पिछले 15 साल में हर 6 महीने में कोई ऐसा मैजिक करके ट्रीटमेंट नया आता है कि बस ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। लेकिन बहुत कम ट्रीटमेंट्स हैं जो टेस्ट ऑफ टाइम सर्वाइव कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ एक ट्रीटमेंट्स हैं जैसे फ्रैक्शनल लेजर्स हैं, नॉन एब्लेटिव, वो इंडियन स्किन के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत सेफ हैं, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। कुछ एक नए ट्रीटमेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक्सोसोम्स नया ट्रीटमेंट आया है जो बायोस्टिमुलेशन रिजुविनेशन के लिए यूज़ होता है, वो वाकई काफ़ी इफेक्टिव है। बजाय फिलर और बोटॉक्स और थ्रेड करने के बजाय वो रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट है। तो द कॉन्सेप्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम अस इंजेक्टिंग थिंग्स कि फिलर डाल दिया, बोटॉक्स डाल दिया, थ्रेड से फेस लिफ्ट कर दिया, तो कॉन्सेप्ट वहाँ से शिफ्ट होके ऐसा आ गया है कि आप बायोस्टिमुलेशन अचीव कर सकते हैं। मतलब आप अपनी स्किन को स्टिमुलेट कीजिए किसी भी ट्रीटमेंट से, ऐसी ट्रीटमेंट से जिससे नई कोलेजन बने। तो वो कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। उसके लिए PDRN है, एक्सोसोम्स, ये सब नए ट्रीटमेंट्स हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव। जो अभी आपने एक लेज़र वाला ट्रीटमेंट बताया वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है? जो एल्मा क्लियर स्किन लेज़र हो गया या नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेज़र्स हो गए 1540, 1550, ये नॉन एब्लेटिव नॉन बर्निंग फ्रैक्शनल लेज़र्स हैं। ये एक्ने स्कार में काम करते हैं, पिगमेंटेशन में भी काम कर सकते हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स में काम करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स में यूज़ होते हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग फॉर्मिंग नहीं आती, लेकिन हाँ टेक्सचर कलर टोन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह के लेज़र्स हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और सेफ्टी प्रोफाइल बहुत हाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका भी अब्यूज़ हो सकता है। अब बहुत से मैं देखता हूँ कमर्शियल सेंटर्स हैं, वो हर महीने में एक सेशन और साल भर का पैकेज दे देते हैं पेशेंट को पहले से फोर्स ही करके। वो थोड़ा ओवर ट्रीट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को ओवर करेंगे उस लेज़र को भी तो नुकसान होगा। सो दैट इज़ हाउ प्लान। अगर नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लियर स्किन एंड ट्रीटमेंट, तो अगर कोई बड़ा इवेंट हो एंड उससे पहले पिंपल ब्रेकआउट आ जाए, तो हाउ डू यू डील विद दैट? See, before an event, it is very popular to get a acne. So जो डर्माटोलॉजिस्ट्स भी हैं वो खुद भी परेशान रहते हैं कि बड़े इवेंट से पहले यार उनको भी एक्ने आ जाता है। और सभी लोगों को लगता है वेडिंग है, मैरिज है, इवेंट है, उससे पहले एक एक्ने ज़रूर आएगा। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ स्पॉट एंटी एक्ने जेल्स आते हैं, सैलिसिलिक बेस्ड जेल्स आते हैं। आप क्लिंडामाइसिन बेस्ड जेल्स लगा सकते हैं। नैनो क्लिंडामाइसिन हो तो और अच्छा है, फास्ट काम करती है। कुछ एक नए पेप्टाइड्स हैं जो स्पॉट एक्ने ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अवेलेबल, मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल। वो जल्दी काम करते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे सुखाने के लिए आप होम रेमडीज़ में चंदन या रेड सैंडलवुड पाउडर अगर आप मिक्स करके लगाएं तो वो भी फास्ट इन्फ्लेमेशन से निजात देता है। So, पिंपल एंड एक्ने विद इट, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। आप टीनेजर्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्किन केयर टिप शेयर कीजिए जिससे उनका एक्ने ब्रेकआउट प्रिवेंट हो। टीनेज स्किन थोड़ी फ़र्क रहती है क्योंकि टीनेज स्किन में स्किन इवॉल्व हो रही है और हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन जो हम सबसे बड़ा चैलेंज देख रहे हैं उसमें टीनेजर्स में आजकल अक्सर इंसुलिन बढ़ रहा है। इंसुलिन बढ़ने का कारण शुगर है, कार्ब्स हैं, लेट नाइट ईटिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर मसल मास या मसल टोन है। तो टीनेजर्स के लिए सबसे पहली चीज़ और मैं इकलौती चीज़ जो उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो दे के बोलता हूँ वो बोलता हूँ कि आप अपनी डाइट लॉग रखें, देखें कि हाउ वी कैन करेक्ट इट होलिस्टिकली इनसाइड आउट। एक्सटर्नली बहुत से टीनेजर्स इंस्टाग्राम देख के और वीडियोस देख के और इंफॉर्मेशन लेके रेटिनॉल, AHA, BHA, बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत कुछ लगाने लगते हैं। और एनवायरमेंटल एक्सपोजर बहुत होता है, स्कूल जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है, बाहर खेलते भी हैं, स्विमिंग भी करते हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत रहता है, तो इरिटेशन स्किन पे होने का चांस बहुत होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि माइल्डर प्रोडक्ट्स से शुरू करें और जनरली उतना काफ़ी होता है। तो नंबर 1 रिकमेंडेशन रहेगी, यूज़ एज माइल्ड प्रोडक्ट्स for your acne as possible, low dose of fruit acids and milder retinols like adapalene and all. So ये मेरी उनके लिए नंबर 1 और सिंपल रिकमेंडेशन रहती है। नंबर 2 रहती है कि फोकस ऑन गट हेल्थ एंड अंडरस्टैंड कि किस चीज़ से, क्या लाइफस्टाइल फैक्टर से आपकी स्किन जुड़ी है। और मैंने वाकई देखा है बहुत से टीनेजर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनको एक बात समझ में आ जाए, इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना एक्सपोजर है, उनको दिशा कई बार कंटेंट सही नहीं मिलता देखने का, समझने का, तो उनको एक बार डायरेक्शन मिल जाती है, एक बार समझ में आ जाता है कि क्या हम अपने लिए कर सकते हैं और किस वजह से मेरी स्किन और हेयर के चेंजेस जुड़े हुए हैं। दे मेक वेरी फास्ट चेंज। Yeah, they do.
सो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. एवरी डे देयर इज न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. डू यू थिंक ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करने से इट कैन हार्म आवर स्किन, इट विल डू मोर हार्म दैन बेनिफिट? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बार लेबल ज़रूर देखें कि आप अगर घर में 10 प्रोडक्ट पड़े हैं, लेयरिंग आप कर रहे हो, AM PM रिजीम और आफ्टरनून रिजीम और फेस वॉश, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स कितना है आपका, वो सबसे पहला सवाल मेरा रहता है. वो देख के कई बार लोग खुद चकित हो जाते हैं कि हर एक प्रोडक्ट में 10-10, 20-20, 6-6, 8-8 इंग्रेडिएंट हैं. तो मैं 4 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा 20 to 30 एक्टिव्स या 20 to 30 बेस केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है. सो व्हाट आई रिकमेंड कि हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम रखिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रखिए, एक्टिव रखिए, जो सॉलिड काम करे, जो आपका ट्रीटमेंट गोल से मैच करे, और कम रखिए. लेयरिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बिलीव करता हूँ. पर्सनली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैं कम ही देता हूँ. लेकिन हाँ, मेरे कोलीग्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स लेयरिंग बहुत देते हैं, और आजकल ये ट्रेंड बन गया है लेयरिंग का, सैंडविच मेथड और ये मेथड और वो मेथड. तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे पर्सनली आई एम नॉट वेरी मच फॉर इट. Yeah, so I was about to ask you कि it is a trend right now. The people do prefer बहुत elaborate routine and include बहुत सारा products अपने regime में. तो but it is more to do with the trend and that everybody is doing it rather than doctor consultation से. ये ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है, और ये ट्रेंड ने कई डॉक्टर्स को, एस्थेटिक डॉक्टर्स को, एस्थेटिक फिजिशियंस को, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी इन्फ्लुएंस कर दिया है. फॉर्चुनेटली ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट इस ट्रेंड में फॉल इन नहीं किए हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी कर रहे हैं. मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखा है एक इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट का, जिसमें एक पेशेंट को एक हफ्ते में 29 अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए गए थे लगाने के. 29 प्रोडक्ट वो लगा रही हैं, और हर दिन अलग अलग प्रोडक्ट है. 2-2 दिन की साइकिलिंग है. ये एक नोन मेथड है, स्किन साइकिलिंग बोलते हैं इसको. नोन मेथड है कि आप एक दिन रेटिनॉल लगाइए, एक दिन HA लगाइए, एक दिन कुछ और लगाइए, एक दिन हाइड्रेशन पे ज़्यादा फोकस लीजिए, एक दिन रेस्ट कीजिए. तो ये नोन मेथड है. लेकिन 28-29 प्रोडक्ट लगाना मुझे वाजिब नहीं लगा और सस्टेनेबल नहीं लगा. So considering the myths and misconceptions about acne, क्या ये सच है कि चॉकलेट खाने से बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है, या ये एक मिथ है? ये 100% सच है. सच है? बिल्कुल 100% सच है. चॉकलेट खाने से डेफिनेटली एक्ने होता है, और इस पे कुछ स्टडीज़ इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं कि डार्क चॉकलेट से ज़्यादा होता है कि मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा होता है. तो सरप्राइजिंगली मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा एक्ने होता है अक्सर लोगों को, क्योंकि उसके इंसुलिनोजेनिक पोटेंशियल ज़्यादा है, उसमें डेयरी कंपोनेंट ज़्यादा है, उसमें शुगर ज़्यादा है. दूसरा चीज़ है, जब हम चॉकलेट एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, एज मच एज माई बॉडी कैन टेक, उससे मैं ज़्यादा अगर लूँ, या मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो है, तो कम क्वांटिटी चॉकलेट भी मुझे नुकसान करेगी. अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मेरी डाइट बैलेंस्ड है, बिल्कुल प्रोटीन रिच डाइट है, ठीक ठाक प्लांट सोर्सेज ज़्यादा हैं, वंस इन अ वाइल मैं चॉकलेट इन्जॉय करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन चॉकलेट से डेफिनेटली एक्ने आने का चांस बढ़ता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है 100%. और जिसको इस बात पे डाउट हो वो चेक कर ले, वो ट्राई कर ले, चॉकलेट खाना स्टार्ट कर ले, या 20-25 दिन के लिए बंद करके देख ले क्या होता है. So there is one more saying कि स्ट्रेस से भी एक्ने होता है. Is that true and how does that work? स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है. एक हेल्दी स्ट्रेस जिसको हॉर्मेटिक स्ट्रेस बोलते हैं, अनहेल्दी स्ट्रेस. अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है. तो अकेले सिर्फ स्ट्रेस से बहुत लोगों को एक्ने नहीं होता. बहुत लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, सबको तो एक्ने नहीं हो रहा है. लेकिन हाँ, स्ट्रेस अगर एक्ने प्रोन है पर्सन, और फैक्टर्स भी हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, और स्ट्रेस है, और स्ट्रेस हमारा कॉर्टिसोल क्रॉनिक चल रहा है, तो एक्ने का टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो स्ट्रेस एग्रावेट्स मेनी कंडीशंस. तो स्ट्रेस एग्रावेट्स एक्ने आल्सो, नो डाउट ऑन दैट. तो ऐसे कोई फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जिससे एक्ने ना हो? ये बहुत कंट्रोवर्शियल कठिन सवाल आपने पूछा है. लेकिन बहुत से फूड आइटम्स हैं, जैसे डेयरी, शुगर, प्रोसेस्ड फूड. किसी भी फूड आइटम का जिसका गट हेल्थ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, दुष्प्रभाव होगा गट पे, पेट पे, वो एक्ने बढ़ा सकती है, ख़ासतौर से जिनको एक्ने प्रोन स्किन है. तो मैं अपनी प्रैक्टिस में, और जो मैंने कई सारे पेशेंट्स पे ऑब्जर्व किया है, और जिस पे हमने कुछ एक पब्लिकेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब हम 20-25 दिन का डेयरी, शुगर और प्रोसेस्ड फूड का डिटॉक्स करते हैं, तो
तो इन्फ्लेमेटरी एक्ने और एक्ने बहुत बहुत कम हो जाता है, बहुत लोगों का फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोग हैं जिनको इतना फ़र्क उससे भी नहीं पड़ता, उनकी इंटरनल कुछ एक हार्मोनल मेजर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होती है, उनको दवाई चाहिए होती है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का डाइट लाइफस्टाइल से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो 3 फूड ग्रुप्स हैं, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, हाई कार्ब डाइट, ईटिंग लेट एट नाइट और डेयरी, all of this for a lot of people can aggravate acne. Okay. So there is one more saying कि ज़्यादा मेकअप लगाने से भी एक्ने एग्रीवेट होता है. Is that true या एक नॉन एंटिटी है जिसको एक्ने कॉस्मेटिका बोलते हैं, कॉस्मेटिक एक्ने बोलते हैं। क्योंकि कई सारे मेकअप्स बहुत अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड होते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि बहुत बेस्ट क्वालिटी, बहुत बेस्ट ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव मेकअप हम लगा रहे हैं, इससे तो एक्ने नहीं हो सकता। मैंने फ्रेश मेकअप लिया तो भी एक्ने हो रहा है, पुराना लगा रही थी तो भी एक्ने हो रहा था। सो मेकअप कैन कॉज एक्ने, क्योंकि मेकअप में कई बार बेस में पैराफिन होता है या कुछ अक्लूसिव इफेक्ट होता है कि आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है, अक्लूडेड है स्किन। अगर अंडर अक्लूजन स्किन को हम काफ़ी देर रखते हैं तो एक्ने बढ़ सकता है। एक्ने, कॉस्मेटिक एक्ने इज़ अ नॉन एंटिटी, तो वो मेकअप से एक्ना आ सकता है। कई लोगों को जिनको खास तौर से टेंडेंसी है उनको आ सकता है। सो जिनको एक्ने प्रोन स्किन है दे आर मोर ससेप्टेबल, उनको ज़्यादा खतरा रहता है मेकअप से एक्ने आने का। जनरली नहीं। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनको मेकअप से खतरा डेफिनेटली ज़्यादा रहता है। बिना जिनको एक्ने बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, थोड़ी ऑयली स्किन है और एक्सपोजर ऑफ मेकअप ज़्यादा है, मेकअप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कॉमेडोजेनिसिटी रह सकती है, तो भी एक्ने कैन स्टार्ट। तो एक्ने ऑल्सो लीव स्कार्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोगों को तो ऐसे इट जस्ट कम्स एंड वैनिशेस, बट फॉर मेनी पीपल इट लीव्स अ स्कार। तो कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिससे एक्ने स्कार को हम ट्रीट कर सकें? एक्ने स्कार 2 तरह के मेजर हैं। एक तो रेंट मार्क्स आते हैं एक्ने के, जो बड़ा टाइम लेते हैं जाने में लेकिन चले जाते हैं। दूसरे टाइप ऑफ स्कार्स हैं जो गड्ढे पिट्स रह गए, और एक तीसरा टाइप का रेयर स्कार है जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। गड्ढा नहीं हुआ, एक्ने के बाद थोड़ा सा रेज, हाइपरट्रोफिक स्कारिंग बोलते हैं। सबसे मुश्किल तीसरा टाइप का स्कार रहता है ट्रीट करना। ऑप्शंस हैं, RF बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, वो करते हैं उसके लिए। कई बार उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं, उससे भी काम होता है। पील्स करते हैं उसके लिए। एक्ने स्कारिंग के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो गड्ढे पिटेड स्कार्स हैं। लेजर्स करते हैं, नॉन एब्लेटिव फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, पील्स करते हैं। सारे ट्रीटमेंट इफेक्टिव हैं। कुछ एक होम केयर ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कुछ हद तक इफेक्टिव हैं। आपको कुछ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट होम केयर में भी मिल जाता है। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे मैं बायोस्टिमुलेशन की बात कर रहा था, वैसे ही इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं एक्ने के लिए, एक्ने स्कारिंग के लिए। रेड एक्ने मार्क्स थोड़े मुश्किल होते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ट्रीट होने में। उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल जो मुझे नज़र आता है, जो मैं यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली और कई डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, 5% ट्रांडेक्सामिक एसिड आता है, वो हम लगाते हैं। स्पॉट यूज़ काफ़ी सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, रेड मार्क्स को फास्टर रिजॉल्व कर देता है। ठीक है। तो जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो सेफ रहते हैं? इज इट सेफ टू यूज़? Injectables for acne scarring are very safe to use in the right hands. See, हर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में एक शॉर्ट टर्म रिस्क तो रहता ही है कि भाई निशान पड़ गया, ब्रूज आ गया, नील पड़ गया, प्रिक मार्क आ गया। एक बहुत रेयर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहता है, लेकिन जनरली अगर ट्रेंड इंजेक्टर है और ठीक ठाक इंजेक्शन प्रोडक्ट अच्छा है और आप एलर्जिक नहीं हैं इस तरह के प्रोडक्ट से, तो काफ़ी सेफ रहता है इंजेक्शन। और हम लोगों ने आई थिंक एक्ने स्कारिंग के लिए और उससे रिलेटेड इंडिकेशन के लिए जो मैं स्किन बूस्टर्स और इंजेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, पिछले 15 साल में कोई एक भी फॉर्चुनेटली भगवान की दया से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन मैंने नहीं देखी। तो डॉक्टर, आपकी क्लिनिक में एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं और स्किन केयर ट्रीटमेंट भी। अकॉर्डिंग टू यू, लोगों को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए डिज़ायर फॉर नेचुरल ब्यूटी और मोर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसीजर्स में बैलेंस कैसे रखना चाहिए? देखिए, इसमें मेरे लिए शुरू से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोगों को ये बड़ा अजीब लगता है कि आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, योगा की भी बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं और फिलर्स और बोटॉक्स की भी बात कर रहे हैं, लेजर्स की भी बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए पर्सनली इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और इसको बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन तभी आसान है जब हम अपने आप को और अपनी स्किन की फंक्शनिंग को समझें। आप चूज़ करें कि आपके ट्रीटमेंट गोल्स क्या हैं। एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपने लिए बनाएं, अपना विजन क्लियर रखें कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट गोल क्या है। अगर आपको सिर्फ स्किन कलर, टोन, टेक्सचर इंप्रूव करना है तो आप शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स शुरू कर दीजिए।
सेफ पील्स चूज़ कीजिए, बहुत अग्रेसिव पील्स मत कीजिए जिससे कि स्किन लाइट फेयर हो जाए और सेंसिटिव हो जाए। बहुत अग्रेसिव थेरेपीज़ या बहुत अग्रेसिव मॉलिक्यूल्स जैसे लोग 4-5% हाइड्रोक्विनोन लगाना शुरू कर देते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, योगा का यहाँ योगदान आता है कि आप अपने शरीर को समझें, आप वो प्रिंसिपल्स फॉलो करें और आप सप्लीमेंट्स भी लें जो आवश्यक हैं आपके लिए। अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन मोर और लेस नॉर्मल है लेकिन फेरिटिन कम है, तो आपको कभी भी स्किन पे वो एंड डल मतलब रेडियंस और ग्लो नहीं आएगा, थोड़ा पेल लुकिंग रहेगा, शायद पिगमेंट भी कुछ लोगों का बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो समझने में अपने शरीर की तासीर को, अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी टाइप को, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी का रोल आता है। उसको साथ में लेके आप बेस्ट और सेफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स करें, सो आप बड़े आराम से बैलेंस बना सकते। सो आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं एंड बहुत सारी डिफरेंट तरीके की रिक्वेस्ट आती होंगी आपको पेशेंट से। सबसे फ़नी रिक्वेस्ट कोई ऐसी जो आपको आई हो? बहुत फ़नी रिक्वेस्ट आती हैं, 1-2 फ़नी रिक्वेस्ट्स जो मुझे याद हैं ऑफ हैंड, वो और कुछ एम्बैरेसिंग भी, जो पेशेंट्स अक्सर अपनी फ़ोटो लेके आते हैं किसी और की, एक्टर की, एक्ट्रेस की, और सिर्फ लिप पे फोकस या लिप का कटआउट लेके आते हैं कि ऐसा लिप चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई, वो लिप मैं आप पे चिपका दूंगा तो आपके प्रोपोर्शनेट नहीं लगेगा, उस आपके फेस पे वो लिप अच्छा लगेगा लेकिन फेस पे ऑड लगेगा, वो स्टक ऑन लगेगा। लोग नोज़ लेके आते हैं कि भाई ये नोज़ ऊपर नीचे, लिप ऊपर नीचे, चीक ऐसा, जॉ लाइन ऐसी, जॉ लाइन की फ़ोटोग्राफ्स लोग लेके आते हैं कि ये जॉ लाइन चाहिए, वी शेप चाहिए, स्क्वायर जॉ लाइन चाहिए। मेन लेके आने लगे हैं कि ये वाली जॉ लाइन चाहिए। तो दैट आई ऑलवेज फाइंड वेरी वेरी फनी। And some people, I never have rated my skin as great, as a normal ordinary skin for my age, but some of my patients पीछे पड़ जाते हैं, नहीं आपकी स्किन क्या अच्छी लग रही है, आप क्या करते हैं, आप क्या लगाते हैं, आप अपनी केयर रिजीम बताइए। मैं अपनी केयर रिजीम बताने बैठता हूँ तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। I hardly use any skin products, which is a fact, very very minimal, if at all. So वो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। इंडिया में करेंटली सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉस्मेटिक प्रोसीजर क्या है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत रिलायबल सर्वेज नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसीजर्स पॉपुलर हो गए हैं सडनली। जैसे PRP बहुत पॉपुलर हो गया, माइक्रो नीडलिंग बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ एक लेज़र फेशियल्स हो रहे हैं, लेज़र हेयर रिमूवल बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बहुत कैचअप कर रही है वो लिप फिलर और चिन और जॉ लाइन फिलर्स हैं। और मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अप्रोच बहुत कंजर्वेटिव रहा है, उसमें क्वांटिटी में बहुत कम यूज़ करता हूँ, बहुत नेचुरल लिप देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लिप फिलर्स में हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत ओवरडू की तरफ जाता जा रहा है और बहुत रेकलेसली डॉक्टर्स और पेशेंट्स लिप फिलर्स करा रहे हैं और उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी फिलर ज़्यादा किया, चाहे लिप में, चाहे फेस में, चाहे चिन में, कहीं पे भी, उसका एक रोल आपके अपनी जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक करने का हो सकता है। आपकी अपनी लिम्फ सर्कुलेशन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, फिलर में कुछ मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में बाइंडिंग केमिकल्स होते हैं जैसे BDDE, तो बहुत लोगों को उससे पफिनेस या एलर्जीज होने का रिस्क भी रहता है। ये बहुत कम बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, बट ये चीज़ है और एक रीजनेबल परसेंटेज ऑफ लोगों को है। हालांकि वो परसेंटेज शायद 0.5% से भी कम रहेगी, लेकिन वो है और वी शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड वी शुड टॉक अबाउट इट मोर ऑफन, आई फील। आयुर्वेदा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इन स्किन केयर। आपको लगता है कि आयुर्वेदा एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है? 100%। ये लगने वाली मतलब बिलीफ पे बात आ गई कि मेरा बिलीफ क्या है। मैं अपने बिलीफ को साइड रखता हूँ। मेरा बिलीफ तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेरे बिलीफ से कहीं ज़्यादा ये मेरी नोइंग है। आई नो दिस, सो इवन इफ समबडी टेल्स मी अदरवाइज, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। सो इट डेफिनेटली वर्क्स, बट you need a good deep understanding of Ayurveda, you need the right Vaidya, or you need a very good understanding of your own body type. अगर आप आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली स्किन इंप्रूव होती है।
आयुर्वेद स्किन के लिए ये मतलब नहीं है कि ये चूरन चटनी जड़ी बूटी ये लगा लिया और वो पीस के लगा लिया, और वो एक छोटा सा पार्ट है। आयुर्वेद स्किन केयर के लिए बिलीव करता है, बहुत सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, ऑयल्स हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन के लिए यूज़ होते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, अलग अलग हर्ब्स हैं। लेकिन जो रोल आयुर्वेद में बॉडी टाइप दोष बैलेंस का है, त्रिदोष बैलेंस अगर कॉन्सेप्ट रखते हैं, टॉक्सिन फ्री बॉडी रखते हैं, डिटॉक्स रखते हैं, तो एकदम क्लियर स्किन हम टारगेट कर सकते हैं उससे, और आयुर्वेद बहुत इफेक्टिव रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में डर्मेटोलॉजी को अगड़ तंत्र की ब्रांच माना गया है, या अगड़ तंत्र कहते हैं डर्मेटोलॉजी में, विच इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी। So if you know how to clear toxins and ama and undigested food from the body well and you handle it, then your skin is much clearer. So this is something जो हमारी काफ़ी ऑडियंस को नहीं पता होगा, how effective Ayurveda is, and there are a lot of misconception, especially Ayurveda को लेके। तो ऐसा कोई misconception जो आप क्लियर करना चाहते हैं about Ayurveda for healthy glowing skin? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मुझे आयुर्वेद के बारे में लगता है लोगों को, वो है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के और दवाइयों के और ड्रग्स के और हर्ब्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। भाई किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट होगा ही। आप चाहे नीम खाएं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट आएगा, आप हल्दी ज़्यादा खाएंगे उसका भी साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से सम्यक नहीं हैं, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है, तो नमक से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हर आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, वो समझना ज़रूरी है, उसको सही तरीके से लेना, सही डोज में लेना, सही टाइम ऑफ द डे में लेना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली है। एक ये मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक नंबर 1 चीज़ है जो हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे कोई सिंपल आयुर्वेदिक या होम रेमेडी है जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगे? ये फिर वही हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं एक बार। आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ या आयुर्वेदिक रेमेडीज़ कंप्लीटली डिपेंड करती हैं आपके देश देह काल बोलते हैं आयुर्वेद में। तो आप कहाँ रहते हैं, आप क्या टाइम सीज़न क्या है, ऋतुचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, आपके दोष क्या हैं, आपका कहाँ बॉडी में क्या किस तरह की बॉडी टाइप है, क्या इम्बैलेंस आया है, उसके हिसाब से होम रेमेडीज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग होम रेमेडीज़ आधा करते हैं वेस्टर्न मेडिसिन डायग्नोसिस के हिसाब से। अरे पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स के लिए होम रेमेडी चाहिए। वो पिंपल्स डायग्नोसिस नहीं है, वो मुख दोषिका किस कारण से है, किस दोष के बढ़ने से है, पित्त की वजह से है कि कफ की वजह से है, उसके हिसाब से होम रेमेडी होगी। तो कोई मैं ऐसी एक होम रेमेडी बना के कंट्रोवर्सी या किसी को मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, दोष को समझना है। कुछ एक ऐप्स हैं जहाँ पे आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे AIWell.in ऐप है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी टाइप जानिए, समझिए और उसके हिसाब से मेक योर चॉइस ऑफ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज जो आप कर सकते हैं। क्या हम आयुर्वेदिक डाइट से अपने स्किन और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेदिक डाइट हमेशा से फोकस करती है डाइट एज पर बॉडी टाइप, डाइट एज पर सीजन। तो अगर हम डाइट एज पर बॉडी टाइप और सीजन रखें तो बिल्कुल काम कर सकता है। इसी के साथ साथ कभी कभी क्योंकि आयुर्वेद जिस समय पे था उस समय पे जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं वो उतने नहीं थे, लेकिन हाँ आयुर्वेद की काफ़ी चीज़ें, ज़्यादातर सभी चीज़ें जितनी मैं जानता हूँ एक सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आज भी एप्लीकेबल है, उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन इस दौर में और कुछ एक मॉडर्न मेडिसिन की बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। जैसे अगर हम आयुर्वेद में कहें कि अभ्यंग कर सकते हैं विटामिन डी लेवल बेटर करने के लिए और बॉडी टोन, मसल टोन, स्किन टोन, हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए, तो वो कभी कभी इतना रेगुलर क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता मॉडर्न लाइफ में, तो उसके लिए विटामिन डी के शॉट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको अगर हम सेफली इंटीग्रेट करके आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ यूज़ करें, डाइट के साथ यूज़ करें, तो स्किन में डेफिनेटली बहुत फ़र्क हो जाता है। तो कंक्लूडिंग में, व्हिच इज़ दैट वन स्किन केयर प्रोडक्ट यू थिंक एवरीबॉडी शुड हैव? दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट हाँ अगर मुझे कहा जाए कि मैं AHA BHA के बिना, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के बिना अपनी प्रैक्टिस करूं तो शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई इंडिकेशंस में मैं यूज़ करता हूं।
लेकिन उसी के साथ साथ अगर कोई मुझे कहे कि हाँ, फेस ऑयल्स जैसे कि एलादी ऑयल है, मधुयष्टि ऑयल है, नालपमबादी ऑयल है, कुमकुमादी ऑयल है, इसके बिना आप प्रैक्टिस करो तो मेरे लिए वो भी मुश्किल होगा। तो एज़ अ डॉक्टर मुझे सारे ही प्रोडक्ट प्रिय हैं, लेकिन हाँ, ये AHA BHA बहुत अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन में, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में सबके लिए काम करता है। फेस ऑयल्स भी एज़ पर बॉडी टाइप काम करते हैं। वैसे ही कुछ एक ड्राइंग फेस पैक्स हैं, तो एक तरफ ऑयल्स हो गए, एक तरफ ड्राइंग फेस पैक्स जैसे सैंडलवुड हो गया, और दूसरी तरफ AHA BHA। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके बिना मुझे थोड़ी मुश्किल होगी अपना काम, अपना प्रैक्टिस, अपना पेशेंट्स को रिज़ल्ट देने में। तो हाँ, ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। थैंक यू डॉक्टर अमन शर्मा। आई एम श्योर आपने काफ़ी लोगों के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस को आंसर करा होगा, एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। Thank you very much, Aruj. Same here. It was nice to talk about all the confusions that people have.